बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लोबलाइजेशन के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि ग्लोबलाइजेशन या जिसको आलमगीरियत भी कहा जाता है, ये क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आई, और कौन-कौन से जो इवेंट्स से जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। टू मैक्रो फैक्टर्स अंडरलाई द ट्रेंड टुवर्ड ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी दो फैक्टर्स मेनली मैक्रो फैक्टर्स इसको कहेंगे, बाकी माइक्रो छोटे छोटे फैक्टर्स तो बहुत से हैं, लेकिन मेनली टू जो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। The first is the decline in the barriers to free trade of goods and services and capital that has occurred since the end of World War II. The second factor is technological change, particularly dramatic developments in the recent decades in communication, information processing, and transportation technologies. तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसके टू मेजर फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो फैक्टर्स है वो है बैरियर्स टू ट्रेड। अर्लियर ईयर्स में वर्ल्ड वॉर वन के पीरियड में और उससे पहले पीरियड में जो ग्लोबल ट्रेड था तो उसमें बैरियर्स थे। इन बैरियर्स में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों शामिल थे, लेकिन स्पेशली वर्ल्ड वॉर टू के बाद ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्पीड अप हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेड ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए थे। यूरोपियन यूनियन का स्टार्ट हुआ था और इसी तरह दूसरी बहुत सी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई। तो फर्स्ट जो रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का या फर्स्ट फैक्टर मैक्रो फैक्टर, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे, लेकिन जो मेजर फैक्टर है तो मैक्रो एक वो है डिक्लाइन इन द बैरियर्स टू ट्रेड। सेकंड जो है, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, बल्कि हमने देखा भी है कि 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ इनोवेशंस इन्वेंशंस। So technological change is the second major factor which led to the globalization. अर्ली 50s में, अर्ली 40s में, अर्ली 30s में किसी ने इंटरनेट के बारे में नहीं सोचा था, किसी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में नहीं सोचा था। इवन 1970s में, 80s में, इवन 80s में हमारे एशियन कंट्रीज में मोबाइल कम्युनिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो रिसेंट जो डिकेड्स हैं उसमें ये ड्रामेटिक चेंज टेक्नोलॉजी में हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड अप हुआ है। सो ऑल दीज आर द मेजर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट आते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। During the 1920s and 1930s, many of the world nations started initiating forbidding barriers to international trade and foreign direct investment. 1930s और 20s में जो है बहुत सारे कंट्रीज ने ट्रेड स्टार्ट किया, और ये फिर हम वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। जब ब्रीफ हिस्ट्री ग्लोबलाइजेशन की हम पढ़ेंगे कि 1920s और 30s से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ से एफडीआई का कंसेप्ट आया और जो डिक्लाइनिंग बैरियर्स स्टार्ट हुए। International trade occurs when a firm export goods or services to consumers in another country. FDI occurs when a firm invests resources in the business activities outside its home country. इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कि हम सब जानते हैं उस वक्त होता है जब एक कंट्री से प्रोडक्ट एक फर्म एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्री को, और एफडीआई उस वक्त होता है जब एक फर्म इन्वेस्ट करती है अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज।
Many of the various international trade took form of the high tariff or on imports of manufactured goods. The typical aim of tariff was to protect the domestic industries from foreign competition. तो व्यूअर्स जो मेन बैरियर था इंटरनेशनल ट्रेड में वो टैरिफ का था क्योंकि कंट्रीज टैरिफ लगाती हैं आमतौर पे अपनी जो इंडस्ट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री होती है वो इन्फेंट होती है on consequent countries progressively raising trade barriers against each other. अब इस तरह अगर हम किसी कंट्री के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे तो वो भी क्रॉस हमारे अगेंस्ट जो है वो टैरिफ लगाएगा और इस तरह एक टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाता है जो अर्ली वर्ल्ड में जो 20th सेंचुरी के अर्ली जो ईयर्स थे या 19th सेंचुरी था तो उसमें ही इस किस्म की सिचुएशन थी लेकिन 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद ये चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई क्योंकि ये जो टैरिफ थे 1920s और 30s के स्पेशली अमेरिकन ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे इस टैरिफ की वजह से वी फेस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. After the Great Depression, the advanced industrial nations of the West committed themselves for World War II to removing barriers to free flow of goods and services and capital among nations. ये जो कंट्रीज हैं वो कहते हैं ना कि अकल इनको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को जो इकोनॉमीज थी उनको शैकल किया था बिल्कुल हिला के रख दिया था इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को तबाह बर्बाद कर दिया था तो जो कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का फर्दर इवॉल्व हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और हम 1944 के जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसको तो हम इस हिस्ट्री में भूल ही नहीं सकते वो तो एक अनफॉरगेटेबल इवेंट था और इस सिचुएशन ने गेट को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को जन्म लिया Under the umbrella of the GATT, 8 rounds of negotiations among member states worked to lower barriers to free flow of goods and services. तो व्यूवर्स जैसे मैंने आपको कहा कि 1944 की जो कॉन्फ्रेंस थी ब्रिटेन वुड्स की तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड तो किया था कि हम आईटीओ इस्टेब्लिश करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि आईटीओ को फिर अमेरिका को कुछ इश्यूज हुए थे अप्रूवल पार्लियामेंट से कांग्रेस से नहीं मिली इनको तो गेट तो इम्प्लीमेंट नहीं जो आईटीओ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका मींस प्रैक्टिकल वो शेप न ले सका लेकिन गेट के 8 राउंड ज़रूर हुए ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम गेट के राउंड डिस्कस करेंगे तो गेट के राउंड्स हुए और इसी ने डब्ल्यूटीओ को जन्म लिया और जो लास्ट राउंड थे तो वो 1993 में हुए थे 96 तक ये राउंड चलते गए फिर 1995 से जो डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वो इम्प्लीमेंट हुआ The Uruguay further round further reduced the tariff barriers, extended gate to cover services as well as manufactured goods, provided enhanced protection for patents, trademark, copyrights, and established the World Trade Organization to police the international trading system. तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो रोगाई का 8 राउंड था ये राउंड्स थे तो उसमें सारे जो मैन्युफैक्चर गुड्स थी जो सर्विसेज थी जो कॉपीराइट्स थे ट्रेड मार्क्स के इश्यूज थे अमंग द कंट्रीज तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करके डब्ल्यूटीओ की बुनियाद रखी गई यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं जो कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो ट्रेड बैरियर्स के कम होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुई और कंट्रीज एक दूसरे के करीब आ गए व्यूअर्स इसमें देख लें कि फर्स्ट कॉलम में लेफ्ट पे कंट्रीज दिए हैं फिर 1930s में जो इनके टैरिफ थे देखें 21% फ्रांस का टैरिफ था जो कि फिर 1950 में 18% पे रिड्यूस हुआ फिर 1990 में देखें 5.9% एंड देन इन 2010 इट वाज 3.9% क्योंकि 2010 पर वो एरिया है कि वो पीरियड है कि जब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना
जर्मनी को देखें कि 1913 में 20% से पर 26%, 5.9 एंड एट द एंड ये भी उसका मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, तो 3.9%। इटली का देख लें कि 18% से रिड्यूस होके 3.9%। जापान का 30 से 2.3%। हॉलैंड का 5% से 3.9%। स्वीडन का 20% से 3.9%। और ग्रेट ब्रिटेन का 3.9%। और तो ये 3.9 3.9 जितने हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं जो उनका कॉमन टैरिफ है। ये फिर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि किस तरह कौन सा ब्लॉक कैसे जो है वो इवॉल्व होता है। तो व्यूअर्स मेनली इस टेबल में हम देख सकते हैं कि किस तरह 1913 से 2010 तक जो टैरिफ था वो कंट्रीज का रिड्यूस हुआ, विच इज विच लेड टू द ग्लोबलाइजेशन। एक साइड पे तो टैरिफ था कि जिसकी वजह से टैरिफ रिडक्शन की वजह से ट्रेड ट्रेड बैरियर्स के कम होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन की राह हमवार हुई। तो सेकंड जो फैक्टर था मैक्रो, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज था। सो लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। The lowering of trade barriers made globalization of markets and production a theoretical possibility. Technology change has made it a tangible reality. Since the end of World War II, the world had seen major advances in the communication, information processing, transportation technology, including the explosive emergence of Internet and WWW, World Wide Web. तो रिवर्स हम देखते आ रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में इंटरनेट की इंट्रोडक्शन हुई, वर्ल्ड वाइड वेब की हुई, टेलीकम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग अ ग्लोबल ऑडियंस। अब जो है आप व्हाट्सएप पे देखते हैं, स्काइप पे देखते हैं, नंबर ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज क्रिएटिंग अ ग्लोबल विलेज। अब ट्रांसपोर्टेशन से तो कहानी बड़ी आसान हुई। सुबह की चाय हमने पाकिस्तान में पी, तो शाम का खाना हम लंदन में खा सकते हैं। शाम की चाय आप जो है वो पेशावर में पीते हैं, और शाम का खाना जो है वो रात का खाना आप दुबई में खा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। From Buenos Aires to Boston and from Birmingham to Beijing, ordinary people are watching MTV. They are wearing jeans and they are listening to the iPod as they commute to work. All the people are using iPhone. All the people are using the Samsung mobiles. All the people are using the YouTube, WhatsApp, Facebook, Google. So, all this is a revolution in the information technology, which has made the world a global village. No, information processing is not a big issue. In the technology, we have microprocessors and telecommunication. Perhaps the single most important innovation has been the development of microprocessor, which enabled the explosive growth of high power, low cost computing, was increasing the amount of information that can be processed by individuals and firms. The microprocessor also underlies many recent advances in telecommunication technology. Over the 30 years, global communication have been revolutionized by development in the satellite, optical fiber, wireless technology, and the internet. Last 30 years have been very revolutionary. So far, the information technology is concerned. Laptops, palm tops, a widespread of the computers, the smart computers, the mobile phones, smartphones, uh, fastest processing the machinery, fastest processing of the information. All these are the gift of the technological progress in the last 30 years. These technologies rely on the microprocessor to encode, transmit, and decode the vast amount of information that flows along these electronic highways. The cost of the microprocessor continues to fall while their power increases. ये कोई लाभ ही है उनका कि जब जैसे उसका पावर इंक्रीज होता है तो प्राइसेस उसकी जो है वो लाए लो होती है. As this happens, the cost of global communication drops
which lowered the cost of coordinating and controlling a global organization. व्यूअर्स हम देखते हैं कि लास्ट इस 30 ईयर्स में इतनी जो है वो क्या एक इनकलाब आया है, एक रेवोल्यूशन आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसने बिजनेस को, जिसने ट्रेड को, जिसने कम्युनिकेशन को इंतहाई आसान बना दिया है, विच इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब हम विद इन द सेकंड्स इंटरनेट के थ्रू अपनी मैसेज जो है वो राउंड द वर्ल्ड भेज सकते हैं। दुनिया के एक पार्ट में अगर कोई इवेंट होता है तो विद इन सेकंड्स सारी दुनिया को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। Thus, between 1930 and 1990, the cost of 3 minute phone call between New York and London fell from $244 to $3.32 by 19। अब देखें कि 1930 में 1930 में अगर आप अमेरिका से लंदन कॉल करते तो आपको $244 जो है वो पर 3 मिनट कॉल करनी पड़ती थी, जो कि 1990 में 60 ईयर्स में इतनी डेवलपमेंट हुई कि $244 से ये 3 मिनट की कॉल $3 पे आ गई। एंड फिर 1998 में इट प्लान टू जस्ट 36 सेंट पर फॉर कंज्यूमर्स एंड मच लोअर रेट्स आर अवेलेबल फॉर बिजनेस। और फिर अब तो ये 36 सेंट तक इसकी बात पहुंच गई, और अभी तो फ्रीली ये एक दूसरे के साथ दो कम्युनिकेट कर रहे हैं। Indeed, by using the internet and services such as Skype, the cost of international phone call is rapidly uh, plummeting towards zero. The internet and World Wide Web. The rapid growth of the World Wide Web is latest expansion of development and globalization. अब देख लें ये अजीब सा एक डेवलपमेंट है कि 1990 में जस्ट 1 मिलियन लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते, 10 लाख लोग 1990 में इंटरनेट यूज़ करते थे। फिर देखें कि जस्ट 5 years में by 1995 the figure had risen to 50 million। जस्ट 5 साल में 50 लोग इंटरनेट को यूज करने लगे। By 2007 the internet have more than 1.47 billion। अब देखें कि इन 12 सालों में इंटरनेट के यूजर्स की तादाद 1.47 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन था। और फिर जुलाई 2023 में दुनिया की 5.19 बिलियन 5.19 बिलियन वर यूजिंग इंटरनेट सर्विसेज। तकरीबन ये देखें दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 5.19 मिलियन 5.2 बिलियन हो गए कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है तो उसमें 5.20 बिलियन लोग वो तकरीबन पूरी दुनिया इंटरनेट यूज़ कर रही है। बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ तक इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। The World Wide Web (WWW) has developed into information backbone of global economy. Web-based transaction hit 6.657 billion in 2000, up to from nothing to 1994, and reached 6.8 trillion in 2004। अब ट्रांजेक्शन तो आसान हो गई है। देखिए ये स्विफ्ट और दूसरे जो ट्रांजेक्शन के सोर्सेज हैं, अब एक बटन से जो मिलियंस बिलियंस रुपीस हैं तो वो दुनिया के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांजेक्शन उसकी हो जाती है। Including the expanding volume of the web-based traffic is growing percentage of the cross-border trade. It rolls back some of the constraints of location, scale, and time zones that make it much easier for buyers and sellers to find each other where they may be located and whatever their size. It allows business both small and large to expand their global presence at lower cost than ever। अब आपको दुनिया के किसी भी कोने से कोई चीज़ मंगवानी हो, आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने घर में बैठे हुए आप मंगवा सकते हैं। अपने घर में बैठे एक कंप्यूटर पे एक लैपटॉप यूज़ करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। एक मोबाइल से आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ an extreme form of the globalization. Viewers, transportation technology uh, is also responsible for the globalization. It played a great role in the globalization. Several innovations in the transportation technology have occurred since World War II. The most important are probably the development of commercial jet aircraft and super freighters. The advent of commercial jet travel, by reducing the time needed to get from one location to another, has effectively shrunk the globe.
In terms of travel time, the New York is now closer to Tokyo than it was to uh, Philadelphia in the colonial days. Containerization has revolutionized the transportation business, significantly lowering the cost of shipping goods over long distances. एक साइड पे जो ट्रैवलिंग का इशू है तो जेट जब ये कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट आ गए तो इसने जो जो ट्रैवलिंग है तो उसको इंतहाई आसान कर दी दुनिया के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना अब कोई इशू नहीं है इसी तरह मीन्स का ट्रैवल टाइम अमंग द कंट्रीज वो बड़ा रिड्यूस हो गया है और कंटेनर्स ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है with the advent of the widespread containerization in 1970s and 80s, the whole process can now be executed by a handful of uh, longshoremen in a couple of days. Since 1980, the world container ship fleet has more than uh, quadrupled, multiplied, reflecting in part the growing volume of international trade and part of the switch to this mode of transportation. तो व्यूअर्स इसने जो ट्रांसपोर्टेशन ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है सो व्यूअर्स इस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और फॉल इन द बैरियर्स टू ट्रेड ने ग्लोबलाइजेशन को जन्म लिया सो व्यूअर्स दिस वाज स्टोरी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन the drivers of globalization, the factors which brought globalization. Inshallah, in the coming lecture, lecture number 3, we will go for the more details in the globalization. So, thank you for sparing your time for this video.